और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा में पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के अमृतकाल का ये पहला बजट सप्तऋषि की तरह भारत का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश को खासा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट महज साल 2023-24 के विकास का एजेंडा नहीं, बल्कि अगले 25 से 50 साल के देश की विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट के इस भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कहा कि जो केंद्र सरकार की ओर से बजट पास किया गया है उसमें सभी वर्गों का खास ध्यान दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश को भी आगे बहुत लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ यानी कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है, उस रूप में विकसित करने के लिए उसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। यूथ पावर उत्तर प्रदेश की, देश दुनिया के अंदर अगर सर्वाधिक यूथ भारत के अंदर है तो भारत के अंदर सबसे अधिक यूथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उस युवा के विकास के लिए, उसके कौशल विकास के लिए, उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए, उसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने हैं इस दिशा में, और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी अन्य नए प्रयास हुए हैं, उन सभी 5-7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में रख करके यूनियन बजट को कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों के साथ साथ प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी, यानी जो प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर लेने का कार्यक्रम चल रहा है, इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इसमें लगभग वर्तमान में हम लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश लगभग 1,26,000 हेक्टेयर लैंड में वर्तमान में इस खेती को बढ़ावा देने में सफल हुआ है। और उत्तर प्रदेश ने गंगा के तटवर्ती सभी 27 विकास खंडों में और बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को इस दृष्टि से चयनित करके उसके लिए एक इंसेंटिव की भी घोषणा की है। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को और वहां पे अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है कि एक विषमुक्त खेती को हम बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। एमएसएमई सेक्टर को, यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एमएसएमई आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जो बेस है वो यूपी के पास है। 96 लाख यूनिट सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्कीम जिसको हम आज के दिन पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के रूप में कहा था, अपने परंपरागत शिल्पकारों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि अब ये पीएम स्कीम के अंतर्गत, पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत ये स्कीम आगे बढ़ेगी।
हमने 16 अलग अलग कैटेगरी को इसके अंतर्गत चिन्हित किया था। उनको हम लाते थे, उनकी ट्रेनिंग के एक कार्यक्रम के साथ जोड़ते थे। ट्रेनिंग के दौरान उनको एक निश्चित मानदेय देते थे। मानदेय देने के बाद फिर उन्हें एक सर्टिफिकेट देते थे और फिर बैंकों से उन्हें लोन उपलब्ध करवाते थे। एक महत्वपूर्ण योजना होगी खासतौर पर हमारे कॉलेजेस के बच्चों के लिए, जो अभी तक सिंपली बीए किए थे, बीकॉम थे या बीएससी थे, कोई टेक्निकल उनके पास नॉलेज नहीं था, उनको अब आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारे अपने अन्य नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी योजना पीएम या नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत लेने का कार्य किया है। रामचरितमानस विवाद पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों से ध्यान भटकाने के लिए विवाद उठाया गया है। वे व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। नारी का मतलब समुद्र है और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये एकदम से ये कैसे ये मुद्दा देखिए आज से नहीं उठ रहा जी, यार ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अभी उठाया गया, देखिए जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। सोनभद्र में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें सोनभद्र जिले में उद्योग लगाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उद्यमी शामिल हुए। 58 उद्यमियों की तरफ से आया 1,10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव और वही 75,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन्वेस्टर समिट में जिले में पहले से ही कार्य कर रहे उद्योगों ने अपने स्टॉल भी लगाए, जिनमें प्रमुख रूप से एनटीपीसी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड समेत कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मौजूद थे। और इस मौके पर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ के साथ दर्जनों उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। उसमें बड़े बड़े उद्योग बंधु लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। जिस तरह से सोनभद्र में यहाँ पे किस तरह से उद्योग लगने से विकास हो पाएगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में इन्वेस्टर समिट हो रहा है और हमारे जनपद के जितने सभी हमारे सम्मानित उद्योग बंधु लोग हैं, वो सब अपने अपने जनपद में उद्योग स्थापित करेंगे। और यहाँ तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में लखनऊ लेवल पर और प्रदेश स्तर पर एमओयू साइन हुए हैं। जनपद सोनभद्र में भी जिला लेवल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बताना चाहूँगा कि जनपद सोनभद्र में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने अपनी इंटेंट दिए हैं। 1,10,000 करोड़ की धनराशि के 58 इंटेंट्स जो है यहाँ के उद्यमी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो सोनभद्र में निवेश करेंगे और जिसमें से इतने लगभग 75,000 करोड़ की जो एमओयू है वो साइन भी हो चुके हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन।
अयोध्या से अगली खबर, राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने दिल्ली से फोन कर धमकी दी है और ये कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा दूंगा। धमकी देने वाले का नंबर ट्रेस कर रही है पुलिस। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। धमकी के बाद पूरे राम जन्मभूमि क्षेत्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रवेश मार्गों पर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है और पुलिस ये भी जांच रही है कि किस अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था, रॉन्ग कॉल आया था और इसी के साथ साथ क्या मकसद था, क्या कोई शरारती तत्व था या फिर वाकई ही कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण आज गाजियाबाद के संजय नगर स्थित भागीरथ सेवा संस्थान में पहुंचे, जहां पर असीम अरुण ने दिव्यांग बच्चों को किट वितरित की है। दरअसल ये किट कोई साधारण किट नहीं है, बल्कि एक स्पेशल किट है जो कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षित और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगी और उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे। और वहीं रामचरितमानस विवाद पर उन्होंने कहा कि किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। जो हमारी धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर कोई असहमति दर्ज करता है तो उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे धर्म की सुंदरता है। लेकिन इसको जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी नेताओं का जो ये खेल है ये जनता समझ चुकी है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए और जो भी हमारे धार्मिक सामाजिक ऐसे पुस्तकें हैं उन सब का हम सम्मान करते हैं। उसमें से किसी पे कोई असहमत हो सकता है और हमारे धर्म में ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप असहमत हो सकते हैं, सहमति व्यक्त भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को कष्ट पहुंचाना ये बहुत बुरी बात है। कई जिलों में मीमांसा अवश्य होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है ये गलत है। किसी को भी अंबेडकर नगर से अगली खबर, सपा नेता लालजी पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बड़ा आरोप। रामचरितमानस को जलाने को लेकर लालजी पटेल बोले थे, विवादित बयान दिया था और उसके बाद अब उन पर केस दर्ज हुआ है। अंबेडकर नगर से पूरी खबर बता रहे हैं। रामचरितमानस को जलाने के लिए बोले थे लालजी पटेल। तो रामचरितमानस को जलाने के लिए बोले थे लालजी पटेल और सपा नेता लालजी पटेल के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। ये तुलसीदास जी की पुस्तक जो है ये 500 साल पुरानी है, तो ये वो सनातन धर्म का ग्रंथ कहाँ है? ये ग्रंथ है ही नहीं, ये समाज को बांटने वाली एक पुस्तक है जो ये पिछड़ा और दलित को अपमानित करती है ये पुस्तक। और पिछड़े समाज से मैं अपील करना चाहूंगा, पूरे देश के पिछड़े और दलित समाज से, जिस तरीके से हजारों साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों वाली पुस्तक को इन्हीं मनवादियों ने, पुष्पमित्र संघ के लोगों ने होलिका दहन के दिन होलिका जलाया था हर गांव में। मैं तो अपील करना चाहूंगा कि पूरे जो पिछड़े दलित हिंदू समाज के लोग हैं, आने वाला जो होलिका का दिन है उस दिन रामचरितमानस जैसे पुस्तकों का होलिका जलाया जाए, तब ये दलित और पिछड़ों का हक और अधिकार मिलेगा। और खबर कानपुर से है, जहां पर गैंगस्टर और बांग्लादेशी रिजवान को भारतीय नागरिकता देने के लिए लेटर पैड जारी करने के लिए आरोपी बनाए गए इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई। रिमांड को लेकर अर्जी दी गई थी। 2 मामलों में इरफान सोलंकी को रिमांड मिली है, जिसमें अगली तारीख 13 फरवरी लगाई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था जेल में बेहतर ना मिलने को लेकर के इरफान सोलंकी के वकील ने कोर्ट के सामने बात रखी।